हेलो गाइस, वेलकम टू माय प्यारा सा चैनल सुब्रत बारिक नॉलेज गेन में। सो गाइस, आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग करने वाले हैं फिजिक्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, तो आज हम लोग करने वाले हैं फिजिक्स का चैप्टर नंबर 5 लॉज ऑफ मोशन, रिड्यूस सिलेबस के साथ जेक बोर्ड के थ्रू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का एक बार वेलकम करता हूँ। चलिए, आज का जो हम लोग का चैप्टर है, चैप्टर का नाम क्या है? लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, ये हम लोग क्लास 11 के लिए करेंगे, जेक बोर्ड टर्म 1 एग्जाम के लिए 2022 का। तो लॉज ऑफ मोशन आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रिड्यूस सिलेबस के साथ। ठीक है, वन शॉट। चलिए, सबसे पहले आता है हम लोग के पास फोर्स। ठीक है, फोर्स यहाँ पे क्या बोला है? फोर्स इज एन एक्सटर्नल कॉज, ठीक है, which is produce or tries to produce motion of a rest particles and tries to stop of a moving particles and tries to change the direction of motion of particles। फोर्स क्या बोला? ये एक एक्सटर्नल फोर्स है। ठीक है, ये क्या करता है? ये रेस्ट पार्टिकल्स को मोशन में ला सकता है ट्राई करने पर, और स्टॉप भी कर सकता है मूविंग पार्टिकल को। ठीक है, यहाँ पे से क्वेश्चंस कुछ अलग टाइप का आएगा। लॉज ऑफ मोशन में ज़्यादातर क्वेश्चंस आपका 1 या 2 मार्क का आ सकता है। आपका इस टाइप का क्वेश्चंस अगर पूछ दे कि हाँ, न्यूटन्स सेकेंड लॉ का फॉर्मूला पूछ देगा। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। फोर्स के बारे में यहाँ पर इतना कुछ क्वेश्चंस नहीं आएगा, समझ में आया? और क्या आ सकता है? आपका न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है, समझ में आया? चलिए, जैसे देखिए यहाँ पर ये जो है, ये लोग इसको क्या कर रहा है? पुश कर रहा है, यानी फोर्स दे रहा है। और फोर्स उसे ही कहेंगे जो समय के साथ साथ अपना स्थान भी परिवर्तन करेगा। ठीक है, उसे हम लोग क्या करेंगे? फोर्स कहेंगे। चलिए, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ फोर्स। जैसे कि नॉन कॉन्टैक्ट। ठीक है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स किसे कहते हैं? यानी ये वाला नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स उसे कहते हैं जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। इस टाइप का फोर्स को कहते हैं नॉन कॉन्टैक्ट। हम लोग अभी 11 में पढ़ने हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये दो इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिज्म, ये वाला हम लोग 12 में पढ़ेंगे। अब आता है कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स किसे कहते हैं? जैसे कि हो जाता है आपका टेंशन। ठीक है, टेंशन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, फिर हो जाता है आपका फ्रिक्शन। इस टाइप के फोर्स को कहते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। और होता है वीक फोर्स। वीक फोर्स किसे कहते हैं? जैसे वेंडरवॉल फोर्स, हम लोग केमिस्ट्री में पढ़े हैं वेंडरवॉल फोर्स, उस टाइप के फोर्स को कहते हैं वीक फोर्स। और न्यूक्लियस फोर्स किसे कहते हैं? जो न्यूक्लियस के पास साथ में रहते हैं, जैसे प्रोटॉन प्रोटॉन। ठीक है, उस टाइप के फोर्स को कहते हैं न्यूक्लियस फोर्स। समझ में आया? अब चलिए, अब आते हैं हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ये जो है एक साइंटिस्ट है, ये है आइजैक न्यूटन। इन्होंने 3 लॉ निकाले, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स सेकेंड लॉ और न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में क्या बताया जा रहा है? देखिए, इट स्टेट्स दैट एवरी पार्टिकल्स व्हिच इज इन मोशन देन इट ऑलवेज इन मोशन, ए पार्टिकल व्हिच इज इन रेस्ट देन इट विल बी ऑलवेज इन रेस्ट अनलेस एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। यानी ये बोल रहा है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं हो। समझ में आया? जैसे ये पहले रेस्ट में था। ठीक है, ये रेस्ट में था। किस में था? ये रेस्ट में था। अब यहाँ पर ये जो लेग है, ये एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा है, बाह्य बल। तो इससे क्या हो रहा है? ये बॉल अब मोशन में जा रहा है। समझ में आ गया? इसे कहते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, और इसे हम लोग इनर्शिया भी कहते हैं, यानी लॉज ऑफ इनर्शिया, यानी जड़त्व। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को लॉज ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नॉन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग कुछ करते हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में क्या करता है? इसका जो नेट फोर्स है, इसका जो नेट फोर्स है ये 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। और ए नेट फोर्स भी क्या होता है? 0 रहता है। यानी इसका बोलने का तरीका क्या है? अगर हम लोग F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर, इस सभी को अगर हम लोग सम करेंगे, सम करने के बाद इसका आंसर कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। यानी इसका स्टेट कभी भी चेंज नहीं होगा। समझ में आया? इसका स्टेट कभी भी चेंज नहीं होगा। अगर कोई पार्टिकल रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा। किस में रहेगा? वो रेस्ट में ही रहेगा। समझ में आया? और अगर कोई पार्टिकल मोशन में है, ठीक है, अगर कोई पार्टिकल मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा। किस में रहेगा? मोशन में ही रहेगा। कब तक? जब तक उस पर कोई बाह्य बल प्रयोग ना किया जाए।
समझ में आ गया। अब करते हैं हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में क्या बोलता है, देखिए सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में क्या बोलता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन इन व्हिच द फोर्स एक्ट्स, व्हिच इज नोन एज न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में आपको डेफिनेशन नहीं पूछेगा, और हम लोग के पास इतना टाइम भी नहीं है कि मैं आपको पूरा डेफिनेशन सहित बहुत ईजिली से मैं आपको समझाऊँ। आपको अभी कुछ करना है क्या, इसका फॉर्मूला सब याद करना है न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में, ठीक है। फॉर्मूला याद करना है और इसका एसआई यूनिट और छोटा छोटा टर्म को याद करना है, जिससे हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाए। समझ में आ गए, जिससे हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में क्या हम लोग के पास आया, ये है एफ इक्वल्स टू एम ए। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का फॉर्मूला है एफ इक्वल्स टू एम ए, वेयर एफ क्या है, फोर्स है, एम क्या है, मास है, और ए क्या है, ए हो जाता है एक्सेलरेशन, ठीक है, ए हो जाता है एक्सेलरेशन। ये क्या बोलता है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ने से पहले हम लोग को पढ़ लेना चाहिए आपका लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, ठीक है, तभी हम लोग सेकेंड लॉ को थोड़ा सा जान पाएंगे। लीनियर मोमेंटम क्या होता है, ये होता है द प्रोडक्ट ऑफ द मास विद द लीनियर वेलोसिटी, ठीक है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है लीनियर मोमेंटम। इसका ये की फॉर्मूला क्या है, या फिर इसको किससे डेनोट करते हैं, लीनियर मोमेंटम, यानी मोमेंटम को हम लोग डेनोट किससे करते हैं, पी से, ठीक है। और P इक्वल्स टू क्या होता है, P इक्वल्स टू होता है एम भी, ठीक है। P इक्वल्स टू क्या होता है, एम भी, ये होता है लीनियर मोमेंटम। ये प्रोडक्ट ऑफ द मास होता है विथ किसके साथ, लीनियर वेलोसिटी के साथ, यानी मास इनटू वेलोसिटी इक्वल्स टू मोमेंटम। समझ में आया, यानी P इक्वल्स टू क्या होता है, एम भी होता है, ठीक है। अब चलिए अब हम लोग करेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में क्या बोलता है हम लोगों को, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में बोलता है अगर नेट फोर्स, अगर एफ नेट फोर्स इक्वल टू 0 और ए नेट फोर्स इक्वल्स टू 0, इसका भी स्टेट चेंज नहीं होता है। कहाँ पे चेंज नहीं होता है, फर्स्ट लॉ पे, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ पे चेंज नहीं होता है। अब सेकेंड लॉ पे क्या बोलता है, एफ इक्वल्स टू एम ए, एफ इक्वल्स टू एम ए, ये फॉर्मूला आता है। ये एक्चुअल क्या होता है, ये होता है रेट ऑफ चेंज। ये क्या होता है आपका, रेट ऑफ चेंज, किसका रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल्स टू फोर्स अप्लाइड, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, मैं डायरेक्टली से पी लिख देता हूँ। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल्स टू अप्लाइड फोर्स, ये होता है न्यूटन सेकेंड लॉ, ठीक है। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल्स टू फोर्स, अप्लाइड फोर्स। तो इसको हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे, इसको हम लोग लिखते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यानी डेल पी बाय, अब देखिए रेट ऑफ चेंज, रेट यानी टाइम, तो यहाँ पर हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे डेल पी बाय डेल टी, ठीक है। डेल पी बाय डेल टी इक्वल्स टू क्या होता है, इक्वल्स टू हो जाता है आपका फोर्स। समझ में आया, ये क्या होता है, फोर्स, और इसे क्या कहते हैं, इसे ही कहते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। और कुछ फॉर्मूला है, एक्सेलरेशन, ए इक्वल्स टू क्या होता है, v माइनस यू बाई टी। इसी के टर्म पे आपके मॉडल सेट में बहुत क्वेश्चन आया है, ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ए इक्वल्स टू वी माइनस यू बाई टी, ठीक है। ये होता है फाइनल वेलोसिटी, कौन वाला होता है फाइनल वेलोसिटी, आपका हो जाता है v, और यू होता है इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम, और ए यानी एक्सेलरेशन यानी त्वरण। समझ में आ गया, तो ये हो जाता है आपका न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का फॉर्मूला क्या है, एफ इक्वल्स टू एम ए, और अगर हम लोग इसे ठीक से देखें तो ये होता है डेल पी बाई डेल टी इक्वल्स टू फोर्स, ठीक है। यानी रेट ऑफ मोमेंटम इज इक्वल्स टू अप्लाइड फोर्स। समझ में आया। अब देखिए, अब एक चीज़ देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग नेट फोर्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो फिर नेट फोर्स इक्वल्स टू हो जाएगा आपका डेल पी बाय डेल टी, ये हो जाता है आपका नेट फोर्स। समझ में आया। और यहाँ पे जो आया आप लोगों का, यहाँ पे एफ इक्वल्स टू एम ए, एफ इक्वल्स टू
एम ए, ये कहाँ से आया, ये आया आपका एम जी से, ठीक है, सॉरी ये आया आपका एम भी से, और एम भी कहाँ से आया, पी इक्वल्स टू, समझ में आया, पी इक्वल्स टू क्या होता है, पी इक्वल्स टू होता है एम भी, ठीक है, यानी ये होता है मोमेंटम यानी संवेग, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर दिया हुआ है सेकेंड लॉ का एग्जाम्पल, ये सबसे लार्ज मास है और ये सबसे स्मॉल मास है, इसी के थ्रू दिखाया जा रहा है, ठीक है। अभी आप लोगों के पास इतना टाइम भी नहीं है कि मैं आपको पूरे डिटेल से समझाऊँ, टाइम बहुत कम है, हम लोग को पूरा कवर करना है, ठीक है। चलिए अब है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये क्या कहता है, एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन व्हिच इज नॉन एज न्यूटन्स थर्ड लॉ, यानी एक्शन रिएक्शन पेयर है, एक्शन रिएक्शन पेयर है। देखिए ये एक गन है, ये रिएक्ट कर रहा है और यहाँ से एक्शन हो रहा है, किस प्रकार से, जब ये रिकॉइल करेगा इस तरफ खींचेगा पीछे की तरफ ऑपोजिट में, और तब आगे तरफ हम लोग क्या करेंगे, आगे तरफ इसको एक्सलेट होगा, जब ये एक्सलेट होगा तब यहाँ पर क्या होगा, ऑपोजिट रिएक्शन होगा, समझ में आया, इसे ही कहते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसका अगर हम लोग देखेंगे, इसका भी आपका न्यूमेरिकल्स आ सकता है, किस प्रकार से, देखिए इसका न्यूमेरिकल हम लोग के पास आ सकता है कुछ इस प्रकार से, जैसे कि एफ ए बी इक्वल्स टू अपोजिट रिएक्शन होता है, यानी माइनस एफ बी ए, ये वाला फॉर्मूला से, एफ ए बी इक्वल्स टू माइनस एफ बी ए, ये हो गया इसका फॉर्मूला, समझ में आया, ये वाला, ठीक है। अब चलिए अब है इनर्शिया, इनर्शिया किसे कहते हैं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को ही कहते हैं इनर्शिया, ठीक है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को, ठीक है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को ही कहते हैं इनर्शिया। क्या होता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, किस में रहना चाहेगा, रेस्ट में, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहेगा, कब तक, जब तक उस पर कोई बाह्य बल यानी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो, समझ में आया, इसे ही कहते हैं इनर्शिया। अब इनर्शिया तीन टाइप का होता है, एक होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब इनर्शिया ऑफ रेस्ट किसे कहते हैं, ठीक है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट हम लोग किसे कहेंगे, देखिए इट स्टेट्स दैट एवरी पार्टिकल, ठीक है, एवरी पार्टिकल व्हिच इज इन रेस्ट देन इट विल बी रिमेन एट रेस्ट अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट ये कहता है अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, किस में रहना चाहेगा, रेस्ट में ही रहना चाहेगा, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ना हो, समझ में आ गया। अब करते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन क्या करता है, एवरी पार्टिकल्स, ठीक है, एवरी पार्टिकल्स सॉरी, देखिए ये क्या करता है, एवरी पार्टिकल्स व्हिच इज इन मोशन देन इट ऑलवेज वी रिमेन इन मोशन, ठीक है। ये क्या करता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो हमेशा मोशन में ही रहना चाहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ना हो, समझ में आया, यही इनर्शिया ऑफ मोशन। अब आता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ये क्या करता है, एवरी पार्टिकल्स व्हिच इज इन डायरेक्शन देन इट विल बी रिमेन इन डायरेक्शन, ठीक है। ये क्या कहेगा, ये बोल रहा है कि अगर कोई पार्टिकल्स इस डायरेक्शन में जा रहा है तो उस डायरेक्शन में ही जाते रहेगा जब तक उसके आगे कोई एक्सटर्नल फोर्स या उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। मैं इतना जल्दी इतना ईजीली मैं समझा रहा हूँ इसलिए क्योंकि आप लोगों का होने वाला है एमसीक्यू, क्या होने वाला है, एमसीक्यू होने वाला है, और इस एमसीक्यू में अंदर से क्वेश्चन पूछेगा पूरा डीपली, तो इसलिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा नॉलेज दे रहा हूँ, इतना अभी टाइम नहीं हम लोग के पास कि मैं आपको पूरा डिटेल से समझा पाऊँ, ठीक है। चलिए लीनियर मोमेंटम हम लोग पूरा ठीक कर लिया। लीनियर मोमेंटम की क्या क्वांटिटी है, ये है वेक्टर क्वांटिटी, क्या क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, समझ में आया। और देखिए इसका जो एसआई यूनिट है, इसका एसआई यूनिट क्या है, इसका एसआई यूनिट हो जाता है आपका किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक है, केजी मीटर पर सेकेंड, ये तो लीनियर मोमेंटम का, ठीक है, क्या होता है केजी मीटर पर सेकेंड, ये होता है इसका एसआई यूनिट, समझ में आया। और इसका फॉर्मूला क्या है, P इक्वल्स टू एम भी, ठीक है, वेयर P क्या है, यह मोमेंटम, M क्या है, मास,
भी क्या है, लीनियर वेलोसिटी। समझ में आया? अब चलिए, अब आ जाता है हम लोग के पास इम्पल्स। क्या आता है हम लोग के पास? हम लोग के पास अभी आ जाता है इम्पल्स। इम्पल्स क्या है? ये चेंज ऑफ मोमेंटम है, यानी P2 माइनस P1 चेंज ऑफ मोमेंटम है, इक्वल्स टू फोर्स इनटू टाइम। यानी ये क्या है? ये हो जाता है आपका फाइनल मोमेंटम। P2 हो जाते हैं आपका क्या? P2 होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू फोर्स इनटू टाइम। ये होता है इम्पल्स। ये क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स विथ टाइम। ये फोर्स का प्रोडक्ट है किसके साथ? टाइम के साथ, उसे ही कहते हैं इम्पल्स। ये जो रिलेशन है P2 माइनस P1 इक्वल्स टू एफ डॉट टी, इसको निकालने का भी प्रोसेस है। ठीक है, इसको भी सॉल्व करना इतना भी टाइम नहीं है हम लोग के पास। ठीक है, और ये आएगा भी नहीं। इसमें आ सकता है आपका इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है इसके बेस्ट न्यूमेरिकल ये रिलेशन के साथ। ठीक है, और इसका कुछ ऐसा यूनिट वगैरह सब पूछ सकता है। जैसे अगर पूछ दिया कि ऐसा यूनिट ऑफ इम्पल्स, तो हम लोग क्या बोलेंगे? ये होता है आपका किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये होता है आपका एसआई यूनिट इम्पल्स का। समझ में आया? और अगर इसका पूछ दिया सीजीएस अगर पूछ दिया कि सीजीएस यूनिट क्या होगा, तो हम लोग इसको लिखेंगे, क्योंकि किलोग्राम के बदले हम लोग लिख देंगे ग्राम, मीटर के बदले हम लोग लिखेंगे सेंटीमीटर, और पर सेकेंड जैसा है वैसा ही। समझ में आया? ये होता है आपका सीजीएस। ठीक है, अब देखिए, अब आता है हम लोग के पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये क्या होता है? फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व, व्हिच इज नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसको भी सॉल्व करना अभी हम लोग के बस की बात नहीं है। ठीक है, इसलिए हम लोग जितना जल्दी हो सके इसको अभी कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, देखिए, ये है मास 1 और ये है मास 2। ये है मास 1, ये है मास 2, ये है मास 1 और ये है मास 2। ये है ऑब्जेक्ट ए, ये ऑब्जेक्ट बी, ये ऑब्जेक्ट ए, ये ऑब्जेक्ट बी, ये भी ऑब्जेक्ट ए और ये ऑब्जेक्ट बी। ये है इसका इनिशियल U1 और ये है U2 और ये है फाइनल V1 और ये है V2। ये है बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन। ये है ड्यूरिंग कोलिजन, ये क्या है? ड्यूरिंग, ये ड्यूरिंग कोलिजन। और ये है आफ्टर कोलिजन, ये क्या है? आफ्टर कोलिजन। दो मास जा रहा है, जाने के बाद कुछ दूरी पे वो दोनों एक दूसरे बिखर गए, और जब दोनों एक दूसरे से चिपक गए ऐसा, तब ये वाला जब इसको धकेल रहा है, ठीक है, देखिए, ये वाला मास जा रहा है, ये भी जा रहा है। कुछ दूरी के बाद क्या हो गया? ये जो मास है यानी ऑब्जेक्ट ए, ऑब्जेक्ट बी, दोनों का क्या हो रहा है? टक्कर। जब टक्कर हो रहा है तो इससे और इसका जब टक्कर हो गया, तब ये वाला इससे दूर भाग गया, यानी यहाँ पे आ गया। यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है m1u1 प्लस m2u2 इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2। ये इसका फॉर्मूला, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा याद करके रख लीजिएगा। इसको पूछ सकता है और इसके बेस न्यूमेरिकल भी आपको दे सकता है। समझ में आ गया? मैं पूरा इसको सॉल्व नहीं कर पाया क्योंकि सच में आपको इससे कुछ आने वाला नहीं है। ठीक है, अब चलिए, समझ में आया? अब देखिए, अब मैं आप चीज़ को एक दिखाता हूँ। अब देखिए, अब कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको देने वाला हूँ। जैसे आपका डाइन क्या होता है? 1 न्यूटन इक्वल्स टू कितना डाइन होता है? 1 न्यूटन इक्वल्स टू होता है 10 टू द पावर 5 डाइन। ये वाला याद रखना, आपका MCQ में आ सकता है। 1 न्यूटन इक्वल्स टू क्या होता है? 1 न्यूटन इक्वल्स टू होता है 10 टू द पावर 5 डाइन। ठीक है, और इसको कैसे निकालते हैं हम लोग, है ना? इसको हम लोग कैसे निकालते हैं मैं उसको दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए, 1 न्यूटन इक्वल्स टू 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 1 kg यानी 1000 ग्राम इंटू मीटर यानी 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए 1000 ग्राम और 100, तो इसको पूरा
मिला लिए और यहाँ पे हो जाता है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाता है 10⁵ और यहाँ पे हो जाता है डाइन, तो ये हो जाता है 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10⁵ डाइन। समझ में आ गया। अब देखिए, मुझे पता नहीं है कि आप लोगों का जो सिलेबस है, इस सिलेबस में आप लोगों का फ्रिक्शन है या नहीं। ठीक है, ये सिलेबस में, ये जो सिलेबस है यहाँ पे आप लोगों का फ्रिक्शन है या नहीं पता नहीं है। अगर आप लोग को चाहिए फ्रिक्शन का वीडियो या फिर फ्रिक्शन समझना है तो कमेंट करके बताइएगा, मैं फ्रिक्शन का भी लेक्चर दे दूँगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ठीक है, और क्या क्या आपको टॉपिक के बारे में चाहिए प्लीज़ कमेंट करके बताना, मैं पूरा करूँगा। ठीक है, एंड तब तक के लिए ओके बाय एंड वंस अगेन थैंक यू। ठीक है, चलिए तब तक के लिए ओके बाय।